श्रेया, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक तबाह हुए देश ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे खड़ी कर ली? मैं बात कर रहा हूं जापान के रिकंस्ट्रक्शन पीरियड की, जो 1945 से 1953 तक चला। जी सर, पर क्या उस वक्त उनकी इकोनॉमी सच में इतनी मजबूत थी? बिल्कुल। उस दौरान उनका रियल जीडीपी अपने पुराने हिस्टोरिकल मैक्सिमम को क्रॉस कर गया था। उन्होंने सिर्फ 9.9% पर एनम की हाई ग्रोथ ही अचीव नहीं की, बल्कि एक लंबे और स्टेबल ग्रोथ पीरियड के लिए पूरा स्टेज सेट कर दिया। तो क्या ये सब अपने आप हुआ या इसके पीछे कोई खास प्लानिंग थी? ये एक आइडियल कॉकटेल था श्रेया। इसमें लोकल डिसीजंस और अमेरिकन ऑक्यूपेशन के दौरान लागू की गई स्ट्रैटेजीज का एक परफेक्ट मिक्स था। इसी वजह से 1953 से 1973 के बीच जापान ने 9.1% की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखी। सर, इस कॉकटेल के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या थे? क्या ये सिर्फ जापान के लिए ही था? कुछ चीजें कॉमन थीं, जैसे अलेक्जेंडर गर्शेनकोरोन ने लेट कमर कंट्रीज के बारे में कहा है। जापान ने अपनी बड़ी लेबर फोर्स को एग्रीकल्चर जैसे लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर से निकालकर इंडस्ट्री और मॉडर्न सर्विसेज जैसे हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में शिफ्ट कर दिया। और टेक्नोलॉजी, क्या उन्होंने खुद सब कुछ बनाया? शुरुआत में उन्होंने रैपिड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग की। यूएस, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देशों से टेक्नोलॉजीज खरीदी, उन्हें कॉपी किया और इमिटेट किया। इसके अलावा उन्होंने स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को मास प्रोडक्शन में बदल दिया, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पूरा फायदा मिल सके। मैंने सुना है उनका कोई खास ग्रोथ मॉडल भी था। हाँ, 1950s और 60s में उन्होंने फोर्डिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ का एक पेक्यूलियर वर्जन इस्तेमाल किया। इससे प्रोडक्टिविटी, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रॉफिट्स सब बहुत तेजी से बढ़े। पर सर, क्या बाहरी फैक्टर्स का कोई हाथ नहीं था, जैसे कोरियन वॉर? बहुत बड़ा हाथ था। कोरियन वॉर की वजह से यूएस मिलिट्री डिमांड बढ़ गई, जिसने जापान और साउथ कोरिया को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। साथ ही एक लिबरलाइज्ड ग्लोबल मार्केट मिलने से उन्हें एक्सपोर्ट्स का भी सहारा मिला। तो क्या जापान की ग्रोथ पूरी तरह एक्सपोर्ट्स पर ही डिपेंड थी? यही एक बड़ा कंफ्यूजन है। इकोनॉमिस्ट एंड्रिया बोल्थो ने साबित किया है कि जापान का पैटर्न एक्सपोर्ट लेड नहीं था। एक्सपोर्ट्स जरूरी थे एनर्जी और कैपिटल गुड्स मंगवाने के लिए, लेकिन असली एक्सपेंशन उनके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा था। सर, उनका ह्यूमन कैपिटल भी तो काफी स्ट्रांग माना जाता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। जापान ने एजुकेशन और ट्रेनिंग में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था। 1950 में उनका एवरेज एजुकेशन लेवल 9.1 ईयर्स था, जो रिच कंट्रीज के बराबर था। लेकिन 1973 तक ये बढ़कर 12.1 ईयर्स हो गया, जो उस वक्त यूएस को छोड़कर दुनिया के लगभग हर बड़े देश से ज्यादा था। वाओ, मतलब उनका फोकस सिर्फ मशीन्स पर नहीं, बल्कि लोगों की काबिलियत पर भी था।